असेट साइड में थर्ड पॉइंट है मनी एट कॉल नोटिस एंड फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। जनरली ब्रांच लेवल पे ये एक्टिविटीज नहीं होती है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, तो आपको ये चीजें नहीं चेक करनी पड़ती, बट आपको स्पेसिफिकली एक इंक्वायरी कर लेना है कि इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन आपके ब्रांच लेवल पे है क्या। अगर है तो आपको इसके लिए एचयू की गाइडलाइंस, आरबीआई के सर्कुलर, क्योंकि ये स्पेशलाइज फंक्शन है बैंक ब्रांच का, और यहाँ पे अगर आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाली ब्रांचेस है तो आपको डिटेल में रिव्यू करना जरूरी है। इस पर्टिकुलर सेमिनार में इसको नहीं कवर कर रहा हूँ मैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट ऑफ द बैंक ब्रांच ऑडिट इज कंसर्न एज अ ऑडिट ऑफ एडवांसेस, but audit of advance is one part of the bank branch audit. Definitely it is the most important factor, but इसके साथ में आपको बाकी फैक्टर्स भी चेक करना जरूरी है। नाउ एडवांसेस किस तरह से वेरीफाई करना चाहिए, तो आरबीआई के एलएफआर फॉर्मेट में थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड कर दी है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट आरबीआई ने बताया है कि 10 करोड़ और 10% ऑफ द एग्रीगेट एडवांसेस ऑफ द ब्रांच, जो भी लोअर लिमिट होंगी वो आपको 100% चेक करना है। दैट इज योर अकाउंट एग्जामिन लिस्ट। मतलब अगर आपको 150 करोड़ वाली ब्रांच है, अगेन 150 करोड़ जब आप काउंट कर रहे हो तो आपको दोनों बिजनेस काउंट करने हैं, फंड बेस्ड भी और नॉन फंड बेस्ड भी। उसके 10% आउटस्टैंडिंग मतलब 15 करोड़। तो 10% आउटस्टैंडिंग जब काउंट कर रहे हो तो इसके ऊपर जो भी अकाउंट जाएंगे वो आपको 100% कवर करने हैं। बट 10 करोड़ की लिमिट है, तो 10 करोड़ के ऊपर जितने भी अकाउंट आपके ब्रांच में वो आपको 100% चेक करना है। सपोज आपको जो ब्रांच मिल रही है उसका बिजनेस है सपोज 70 करोड़ इंक्लूडिंग फंड बेस एंड नॉन फंड बेस, उसका 10% कितना हुआ, 7 करोड़। तो 10 करोड़ और 7 करोड़ विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे आपके लिए लिमिट हो जाएंगी 7 करोड़ की। तो 7 करोड़ के ऊपर जिसका भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सब अकाउंट्स आपको क्या करना है, चेक करना है। दैट शुड बी अ थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर एलएफआर। नाउ कमिंग टू द अदर एडवांसेस, वो आपको टेस्ट शीट पे करना है। उसके लिए मैंने आगे डिटेल में लिया हुआ है कि ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह से करना चाहिए, ऑडिट सैम्पलिंग करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना चाहिए। तो बस यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी वर्ड बताना चाहूंगा मैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर के एडवांसेस है वो आपको 100% चेक करना है, वो अकाउंट एग्जामिन लिस्ट में आना चाहिए। इसके बाद में अगर आप कोई अकाउंट्स और एडिशनल लेते हो अकाउंट एग्जामिन में तो वो भी आपको क्या करना है, 100% चेक करना है। नाउ यहाँ पे मैंने एज अ ऑडिट पॉइंट ऑफ ऑडिट प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या रजिस्टर्स या फिर क्या क्या रिकॉर्ड्स, कौन कौन से रिपोर्ट्स आप ब्रांच मैनेजर से मंगा सकते हो वो मेंशन किया है। दिस ऑल रिपोर्ट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ एडवांसेस ओनली। तो जो एडवांसेस नए सैंक्शन हुए 23-24 में, देन कटबुक 23-24 का, 23 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 24 का कितना है, देन टॉप एक्सपोजर कौन कौन से टॉप एक्सपोजर अकाउंट है, स्ट्रेस अकाउंट, रिस्ट्रक्चर अकाउंट, जो एनपीए लास्ट ईयर था, करंट ईयर था, क्विक मॉर्टेलिटी केसेस। तो इस टाइप के आप अलग अलग रिपोर्ट्स आप ब्रांच मैनेजर से मंगा सकते हो। उनको कह सकते हो कि ये सब रिपोर्ट आप हमको भेजिए, या फिर रेडी करें, हम जब ऑडिट को आते तब हमको सब रिपोर्ट आपको एट ए ग्लांस हमको सबका रिव्यू करना होगा। देन जो अकाउंट 10 करोड़ के ऊपर के हैं, यहाँ पे बैंक मैनेजर को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी है। तो जो 10 करोड़ के अकाउंट है इसके लिए आपको एक स्पेशल एनेक्स अटैच करना होता है एलएफआर को। तो जब एज अ ऑडिटिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको कि जब हम ऑडिट को जाते हैं तब ये फॉर्मेट्स रेडी नहीं होते। जनरली 2 से 3 दिन हो जाते हैं, जब हम ऑडिट साइनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, हमारा ऑडिट साइनिंग का टाइम आ जाता है, तब तक एनएचओ तैयार नहीं होते। तो ये एनएचओ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक मैनेजर की, और उस पर कॉमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। सो आप पहले ही बैंक मैनेजर को बताइए कि ये 10 करोड़ के ऊपर के अकाउंट को आपको ये स्पेशल फॉर्मेट में देना है, और ये रिपोर्ट आप देंगे उसके बाद हम फाइल वेरिफिकेशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें काफी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स के बारे में मिल जाती है। सो यू कैन हैव द बर्ड्स आई व्यू फॉर दैट पर्टिकुलर लार्ज अकाउंट। तो यहाँ पे आपको पहले ही बैंक मैनेजर को डे वन से बताना है कि गिव अस दिस पर्टिकुलर अकाउंट लिस्ट एंड ऑल्सो द एनेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स। देन एज अ एडवांसेस वेरिफिकेशन आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैनेजर के साथ में क्या क्या करना चाहिए कि भाई सैंक्शनिंग लेवल क्या है। जैसे अगर ब्रांच, अगर चीफ मैनेजर लेवल की ब्रांच है आपको, तो चीफ मैनेजर लेवल पे क्या पावर्स है, सीनियर मैनेजर लेवल पे क्या पावर है, देन रीजन की क्या पावर्स है, सर्कल की क्या पावर्स है, एचओ की क्या पावर्स है। तब इसका बेनिफिट इस तरह से होगा आपको, जब आप कोई फाइल चेक कर रहे हो और उसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपको चेक करना है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी मैनेजर ने आपको बताई थी वो फॉलो हुई है नहीं है। कोई लोन ब्रांच मैनेजर के पावर में नहीं था, बट ब्रांच मैनेजर ने उसको सैंक्शन कर दिया है।
अगर इस तरह से कोई इंस्टेंसेस मिलते हैं आपको तो वो आपको रिपोर्ट करना है। देन हर बैंक का प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, सिमिलर लाइंस पे होते हैं, बट हर प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। तो आपको प्रोडक्ट वाइज गाइडलाइन मंगानी है, बिकॉज बैंकिंग कैनॉट बी वेरी प्रिसाइज। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊँ कि आपको गोल्ड लोन का यही प्रोडक्ट मिलने वाला है एक पर्टिकुलर बैंक में। गोल्ड लोन इज अ कॉमन फॉर्मेट, बट उस पर्टिकुलर बैंक का क्या गाइडलाइन है, क्या प्रोडक्ट है, उसमें प्रोडक्ट के क्या नॉर्म्स है, आपको वो चेक करना है आपको। और प्रोडक्ट के आपको सर्कुलर लेना है, उसके टाइम टू टाइम अगर कुछ गाइडलाइंस बदली हुई है तो वो रिकॉर्ड पे लेनी है, उसको बेस रखते हुए आपको फाइल्स चेक करनी है। देन स्टॉक ऑडिट की क्या पॉलिसी है, ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट बताने का जरूरत मेरा इस तरह से है कि स्टॉक ऑडिट में हर बैंक की थोड़ी पॉलिसी अलग हो सकती है, तो आपको देखना है आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है। देन स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर बने हुए नहीं बने हुए। यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी बताना चाहूंगा मैं कि स्टॉक स्टेटमेंट, जैसे एक बार हम फाइल चेक कर रहे थे फाइल में कि कोई फाइल में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे स्टाफ ने स्टॉक स्टेटमेंट पेंडिंग, स्टॉक स्टेटमेंट नॉट रिसीव्ड ऐसे ऑब्जर्वेशन बना दिए। फिर उस बैंक से जब डिस्कशन किया तो स्टॉक स्टेटमेंट की पूरी फाइल ही अलग थी। जब हम एडवांसेस वेरिफिकेशन कर रहा था स्टाफ हमारा, तब उसको कभी बताया नहीं। तो इतनी जो आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी वेस्ट चली गई। तो भाई स्टॉक स्टेटमेंट की पॉलिसी क्या है आपकी, स्टॉक स्टेटमेंट की फाइल अलग से मेंटेन होती है क्या, नॉर्मल जो आपकी सीआर फाइल है उसी में होता है। देन एंट्री कौन करता है, स्टॉक स्टेटमेंट रजिस्टर मेंटेन है क्या, तो स्टॉक स्टेटमेंट जब आते हैं तब उसमें एंट्री होती है नहीं होती है। देन सीबीएस में रिकॉर्ड होता है नहीं होता है, हु द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग इनटू सीबीएस, डीपी लिमिट फाइल हो रही है नहीं हो रही है, वो भी आपको चेक करना है। देन वैल्यूएशन सिस्टम क्या है, जब लोन सैंक्शन हो तो वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना पड़ता है। तो बहुत सारे बैंकों में रहता है कि 5 लाख के 5 करोड़ के ऊपर अगर वैल्यूएशन है आपका तो 2 रिपोर्ट लेंगे, 10 करोड़ के ऊपर है तो 2 में से लेंगे, बट डिस्ट्रेस वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे बैंकिंग की क्या सिस्टम है, वैल्यूएशन रिपोर्ट कौन से केस में कितने वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी चाहिए वो आपको देखना है। सो ऑल दिस इज अ बेसिक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दैट टू बी डिस्कस विद द ब्रांच मैनेजर, मीनिंग दैट कि जब भी आप एडवांसेस की फाइलें चेक करना जाएंगे आप, तो आपको ये सब पॉइंट का अगर बेसिक पता है आपको सब कुछ, तो आप अच्छे से चेक कर पाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो एक्यूरेट होंगे। मीनिंग दैट अगर एक खाली लोन फाइल अगर आप चेक कर रहे हो, उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलता है 7 करोड़ रुपए, और उसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट है, नॉर्मली एक वैल्यूएशन रिपोर्ट एज ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू आर सेटिस्फाइड, बिकॉज दिस हैज टू बी डन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। हमको वैल्यूएशन को चैलेंज नहीं करना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट 7 करोड़ का रिकॉर्ड पे वी आर सेटिस्फाइड। बट एज पर बैंकिंग पॉलिसी, जब भी कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 5 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, तब बैंक के हिसाब से 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए। ये आपको पता ही नहीं था, तो ये अगर आपने स्टार्ट में डिस्कशन किया होता पॉइंट तो आपको पता चलता था। कमिंग टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का सीबीएस सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंश्योरेंस रिपोर्ट जो जनरेट हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा नहीं हो रहा। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और इंस्पेक्शन रजिस्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्पेक्शन रजिस्टर अपडेट नहीं होता है, तो आपको डे वन पे पूछना है कि ऐसा कोई रजिस्टर है क्या, तो वो रजिस्टर आप रिव्यू करके आप बता सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेटअप है नहीं है। देन इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर सरसाइज सिस्टम, प्रोसेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रेडिटिंग कब करना चाहिए, बैंक की क्या गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन फॉलो हुई है नहीं वो आपको चेक करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि एडवांसेस में जो अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ पे बैंक की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, बैंक के कुछ अलग सर्कुलर हो सकते हैं, वो आपको बैंक मैनेजर से लेना है, उसको रिव्यू करना है, उसमें से अंडरस्टैंडिंग करके उसके नोट्स बनानी है, और उसके हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट चेक करना है। कमिंग टू द व्हाट इज ऑडिट सैंपल, एसए 530 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट सैम्पलिंग। जैसे आपको एलएफआर में बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट 10% की है, तो वो तो आपको हो गई थ्रेशोल्ड लिमिट, इसके नीचे आप जा ही नहीं सकते हो। तो उसके ऊपर के 100% आपको अकाउंट चेक करने हैं, और उसको लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन में भी डालना है, और एज वेल एज ट्रांजेक्शन टेस्टिंग भी करना है उसका। अगेन आई एम वेरी क्लियर, ट्रांजेक्शन टेस्टिंग मतलब स्टार्ट टू एंड, उस अकाउंट के बारे में उस ब्रांच में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी आप कमेंट चेक कर सकते हो, वो सब कुछ चेक करना है। तो इट इज़ अ वेरी डिटेल स्कोप, तो ये अकाउंट्स आपको काफ़ी केयरफुली चेक करने हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर अकाउंट अकाउंट एग्जामिन में मेंशन कर दिया है, तो बाद में ये नहीं बोल सकते हो आप कि उसके चार्जेस हमने चेक नहीं किए थे, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने लगने चाहिए तो वो मैंने चेक नहीं किए थे, या फिर वो मेरे स्कोप में नहीं था। इट इज़ वेल विद इन योर स्कोप, आपको पूरी चीज़ें चेक करनी है। बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको सैंपल सिलेक्ट करना है फॉर प्रोसेस रिव्यू। जैसे इंटरनल कंट्रोल चेक करना है आपको, तो उसके लिए आपको सैंपल्स लेने की, सैंपल किस तरह से ले सकते हो आप। तो इसमें अगर आपको कुछ अलग चीजें प्रोसेस वाइज चेक करनी है आपको, तो उसके आप नए सैंक्शन में से कुछ फाइल ले सकते हो। नए सैंक्शन में लेते हो प्रोडक्ट वाइज ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हाउस लोन, हाउसिंग लोन की कुछ फाइल, व्हीकल लोन की कुछ फाइलें,
गोल्ड लोन की, और अलग कोई प्रोडक्ट होंगे उनके, तो उनकी कुछ फाइलें सैंपल बेस पे टू रिव्यू कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बैंक की गाइडलाइन कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही। कमिंग टू द रिन्यूअल्स, जनरली रिन्यूअल एक जो एरिया है, अगर वो ब्रांच लेवल पे अगर रिन्यूअल हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। तो रिन्यूअल प्रोसेस कभी कभी अच्छे से नहीं फॉलो होती है। तो रिन्यूअल में से कुछ फाइलें लीजिए कि रिन्यूअल में प्रॉपर असेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उसकी जो लिमिट दी है, जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे होने चाहिए, जैसे ऑडिट रिपोर्ट रिकॉर्ड पे होना चाहिए, टर्नओवर चेक होना चाहिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए, जीएसटी रिकॉर्ड्स के आपके पास चाहिए, वो सब चीज़ें हुई है नहीं है वो चेक करना है। Then include NPA account in sampling. Most of the times I found that कि ये एक जनरल कंसेप्ट हो गई है, अगर ब्रांच ने कोई पर्टिकुलर अकाउंट एनपीए कर दिया है तो उसमें क्या चेक करना है। वी आर देयर टू चेक ओनली परफॉर्मिंग एसेट कि वो एनपीए में जा रहा है नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स ये मिसकंसेप्शन है। एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर अपने लिए सब इक्वल है, परफॉर्मिंग एसेट भी और एनपीए भी। एनपीए में जा रहा है नहीं जा रहा है वो आईरॉक नॉर्म चेक करना एक पार्ट असाइनमेंट का हो गया। बट कमिंग टू अगर बैंक ने एनपीए भी कर दिया है तो उसमें से कुछ सैंपल है कि जब एनपीए कर रहे हैं बैंक, तो ओवरऑल जो एनपीए के लिए गाइडलाइन अवेलेबल है वो हो रही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर अकाउंट स्टैंडर्ड था लास्ट ईयर, इस साल बैंक ने सब स्टैंडर्ड कर दिया, खुद नहीं बोल दिया कि अकाउंट क्या है, एनपीए। बट जब एनपीए किया तब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो अनरियलाइज इंटरेस्ट है वो रिवर्स होना चाहिए, वो हुआ है नहीं हुआ है आपको चेक करना। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि जैसे एनपीए अकाउंट में इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस है या नहीं। एनपीए अकाउंट में स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना चाहिए आपको पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाने के बाद, वो लिए या नहीं लिए। देन इन एनपीए अकाउंट आप इंटरेस्ट डेबिट नहीं डाल सकते हो। बट अगर एक ऑडिटिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में अकाउंट एनपीए में था, बट ड्यू टू द रॉन्ग फ्लैगिंग ऑफ द इंटरेस्ट एप्लीकेशन उस एनपीए अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। सो वी हैव इशूड एमओसी फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट अमाउंट। अगेन एनपी अकाउंट में जो चार्जेस है, जो लीगल चार्जेस है, विदाउट रिकवरी आप डेबिट नहीं कर सकते हो। तो बैंक क्या सिस्टम फॉलो कर रही है, लीगल चार्जेस अकाउंट को डेबिट डाल रही है क्या, उसमें रिकवरी नहीं भी है तो वो भी आपका पॉइंट हो सकता है। तो इन शॉर्ट एनपी अकाउंट भी आपको सैम्पलिंग में लेना है। देन जितने भी अलग अलग टाइप के एडवांसेस है उसको सैंपल बेस पे आप हर फैसिलिटी वाइज फाइल से ले सकते हो सैंपल में, और उसके बेस पे आप प्रोसेस कमेंट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामाइन फॉर ऑडिट। ये पॉइंट रिवाइज एलएफआर में इंक्लूड हुआ है, मतलब 2020 तक ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं था। 2021 से जब से रिवाइज फॉर्मेट आया है उसमें ये पॉइंट आया कि आप अभी ये बोल नहीं सकते हो कि पर्टिकुलर अकाउंट हमने चेक किया था नहीं किया था पता नहीं, हमारे सैंपल में नहीं था। अगर वो आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन में डाल दिया है तो आप उसको 100% चेक करें, ये अजम्पशन है। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट, लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन। यहाँ पे एक मेरा व्यू बताना चाहूंगा, इट इज माई पर्सनल व्यू। इंस्टीट्यूट या आरबीआई उससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, या फिर अदर ऑडिटर्स एग्री नहीं करेंगे इस चीज पे, बट जो अकाउंट का आपने 100% वेरिफिकेशन नहीं किया है वो लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन में मत डालिए। मीनिंग दैट लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन शुड बी योर, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो, प्लस अगर आपने कुछ 100% अकाउंट चेक करे तो वो यहाँ पे डालिए। अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट जैसे स्टॉक स्टेटमेंट आ रहे नहीं आ रहे, एक ही एंगल आप चेक कर रहे हो, एक ही प्रोसेस चेक कर रहे हो, तो उसे लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन में मत डालिए, उसको स्पेसिफिक उसी पॉइंट में इंक्लूड करिए, फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट वाले पॉइंट में। बट वंस यू मेंशन दैट पर्टिकुलर अकाउंट इन लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन, ये अजम्पशन है कि जो रिपोर्ट रीड कर रहा है उसका ये अजम्पशन है कि ये अकाउंट आपने 100% चेक किया होगा, उसका आईरॉक नॉर्म चेक किया होगा, इंश्योरेंस चेक किया होगा, इंटरेस्ट रेट बराबर है कि नहीं वो सब चेक किया होगा, और आपका अंडरस्टैंडिंग है कि हमने तो सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट के लिए चेक किया इसलिए हमने सैंपल यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट एग्जामिन शुड बी वेरी केयरफुली। जो लार्ज एडवांसेस आप चेक कर रहे हो, जो भी सैंपल आप सिलेक्ट करो, जो 100% चेक कर रहे हो वो यहाँ पे आप मेंशन करो। देन ऑडिट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जनरली एडवांसेस टू कैटेगरी में डिवीजन होते हैं, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस के अगेन डिवीजन होते हैं टर्म लोन सीसीओडी, नॉन फंड के बस के होते हैं पीजी एलसी बिल्स। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तब दोनों फैसिलिटी चेक करनी है आपको, फंड बेस भी नॉन फंड बेस भी। तो सैम्पलिंग करते हो दोनों की अकाउंटिंग की। जनरली नॉन फंड बेस लिमिट जो होती है वो लार्ज बोरोवर्स को मिलती है, तो जनरली लार्ज बोरोवर में सब कवर हो जाता है। बट सपोज अगर कवर नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको नॉन फंड बेस्ड लिमिट के लिए बैंक में क्या प्रोसेस चल रही है,
चार्जेस प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो भी सैंपल बेस पे आपको चेक करना है। कमिंग टू द एडवांसेस, एडवांसेस में मैं थोड़ा बेसिक व्यू बताना चाहूंगा कि एडवांसेस टाइप टेस्ट किस तरह से चेक करते हो वो इसमें कवर नहीं कर सकता हूँ। अगेन, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बैंक ऑडिट सीरीज जा सकते हो, एलएफआर सीरीज जा सकते हो, एडवांसेस वेरिफिकेशन सीरीज जा सकते हो। यहाँ पे हर प्रोडक्ट वाइज मैंने डिटेल में गाइडेंस देने की कोशिश की है। तो अगर किसी को भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज अगर एडवांसेस चेक करना है आपको, तो वहाँ पे जाके दे सकते हो। एलएफआर में भी मैं पॉइंट वाइज वहाँ पे डिटेल में बताया, यहाँ पे मैं एज अ सेमिनार पॉइंट ऑफ व्यू समराइज फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एडवांसेस में 4 स्टेप्स होती है: क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ये चारों स्टेप में एलएफआर में क्वेश्चन पूछे। तो एज अ एडवांस वेरिफिकेशन, आप एडवांसेस वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर लोन ये 4 स्टेज में देखना है कि क्रेडिट अप्रेजल प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, मीनिंग दैट सिबिल चेक हुआ है नहीं हुआ है, बैंकिंग विद अदर बैंक है तो उसका एनओसी लिया है नहीं लिया है, बाकी बैंकों में अगर लिमिट है तो उसका इम्पैक्ट कंसिडर किया है नहीं किया अपने बैंक में, देन आईटीआर अर्निंग कैपेसिटी बराबर है नहीं, उसका बिजनेस हिस्ट्री क्या था वो चेक किया। ये सब सैंपल चीज बता रहा हूँ, इसमें आप डिटेल में जा सकते हो। तो ऑल दिस विल फॉर्म ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, मीनिंग दैट लोन सैंक्शन करने के पहले आप उस बोरोवर के लिए जो भी क्रेडिट अप्रेजल कर रहे हो वो सब इसमें कवर होंगे। देन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट, सैंक्शनिंग की टर्म जो प्रोडक्ट की गाइडलाइंस है वो फॉलो हुई है नहीं है। देन सैंक्शन में कुछ एडिशनल टर्म्स अगर डाली है बैंक मैनेजर ने या फिर आरओ ने, वो कंप्लायंस हो रही नहीं हो रही वो चेक करना है। डिसबर्समेंट किस तरह से हो रहा है आपको, जनरली टर्म लोन का डिसबर्समेंट डायरेक्टली वेंडर को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई शॉप परचेस कर रहे हो और शॉप या फिर मशीनरी परचेस कर रहे हो और उसके लिए आपको टर्म लोन सैंक्शन हुआ है, तो इट इज प्रिज्यूम दैट कि जब टर्म लोन का डिसबर्समेंट होगा, डायरेक्टली जो मशीन का वेंडर है या फिर जो शॉप जिससे ले रहे हो उसको होना चाहिए। बट बैंक ने अगर इसका डिसबर्समेंट सेविंग अकाउंट में किया है और सेविंग अकाउंट से वो पार्टी उसके हिसाब से पेमेंट कर रही है, देन वी कैन से दैट द डिसबर्समेंट इज नॉट प्रॉपर। तो डिसबर्समेंट के लिए बहुत सी बार कंडीशन डालती है बैंक मैनेजर बैंकिंग सिस्टम में, तो वो डिसबर्समेंट की कंडीशन फुलफिल हो रही नहीं हो रही वो चेक करना है आपको। देन डॉक्यूमेंटेशन, मॉर्गेज हो चुका है, मॉर्गेज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही नहीं हो रही है, 7/12 एक्सटेंस पे चार्ज लग रहा नहीं लग रहा है, अगर कोई कॉर्पोरेट है तो आरओसी में चार्ज नोट हो रहा नहीं हो रहा है, सरसाइज सिस्टम में चार्ज नोट हो रहा नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। देन रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, एक बार लोन दे दिया आपने, ये सब फॉर्मेलिटीज हो गई, देन उसके बाद उसका रिव्यू करना है आपको। मतलब ईयरली रिन्यूअल प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, ईएमआई प्रॉपरली आ रहे नहीं आ रहे, उसमें इंश्योरेंस है नहीं है, स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल था तो वो हो रहा है कि नहीं, अगर सीसी लिमिट दिया तो टर्नओवर प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीपी लिमिट प्रॉपरली कंप्लीट हो रही नहीं हो रही। तो ये सब पार्ट होगा रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का। तो अगेन, एडवांसेस चेकिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट एक कुछ बेसिक गाइडेंस यहाँ पे देने की मैं कोशिश करूंगा कि एडवांसेस किस तरह से वेरीफाई करना है। अगेन, एज अ ऑडिटर मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी जो भी टीम एडवांसेस वेरिफिकेशन कर रही है उसे डिटेल में गाइडेंस दीजिए आप कि एडवांसेस की फाइल किस तरह से चेक करनी है, प्रोडक्ट वाइज क्या क्या कंप्लायंसेस चेक करने होते हैं, बेसिक ऑफ एडवांसेस क्या क्या होता है कि बेसिक क्या क्या चीजें होती है, जैसे मैंने 4 चीजें पहले बताई, और एक उसको डिटेलिंग फॉर्मेट किया है मैंने कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लोन, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में विदाउट पर्पज लोन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, even though I'm having the security, I'm having earning capacity, bank will not give. Bank will ask the first question, what is the purpose of the loan? किस चीज के लिए चाहिए सर? आपको ऑफिस चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए? तो आपको भी उसी तरह से फाइल चेक करना है कि जो भी लोन चेक करे उसका पर्पस क्या है। पर्पस डिफाइन नहीं हो रहा है तो डॉक्यूमेंट क्या चेक करने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर लेना था, अगर पर्पज उसमें घर लेना लिखा है तो आपको डॉक्यूमेंट किसके चेक करना है? घर के चेक करना है। मुझे अगर गाड़ी लेना है, व्हीकल लोन अगर लिखा है, तो मुझे डॉक्यूमेंट किसके चेक करने हैं? व्हीकल के। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या चेक करेंगे आप? तो आपको भी उसी एंगल से चेक करना है पर्पज ऑफ द लोन। देन पार्टी क्रेडेंशियल एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो पार्टी किस तरह से, उसका बिजनेस बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, उसका बिजनेस क्या है, उसका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है क्या, अपने पास कितना बैंकिंग है, देन दूसरे बैंकों में अगर ट्रांजेक्शन किया उसमें तो उसका क्या रिकॉर्ड्स है, उसके दूसरे बैंकों में लिमिट चल रही है क्या, देन कम्युनिकेशन कैन बी डन, जैसे कोई अगर बिजनेस ग्रेन मर्चेंट है तो आप जो अपने बिजनेस अकाउंट से ग्रेन मर्चेंट के उनको पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलर पार्टी किस तरह से। देन अर्निंग एनालिसिस और ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री, आईटीआर ले सकते हो आप, देन उसका अर्निंग असेसमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्शन ले सकते हो आप, टर्नओवर आप असेस कर सकते हो,
सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ये 3 चीजें होने के बाद आपको क्या चेक करना है? सिक्योरिटी। बिकॉज सिक्योरिटी बेस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेंज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर लिया है तो घर के डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं, लीगल सर्च रिपोर्ट है क्या नहीं, वैल्यूएशन है क्या नहीं, उसकी ओरिजिनल सेल डीड कॉपी है क्या नहीं, देन उसका मॉर्गेज किया है क्या नहीं किया है, और उसका इंश्योरेंस है क्या नहीं, 7/12 पे बोझा लगा नहीं लगा, ये डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो। बट अगर प्लॉट लिया है तो बाकी सब चीजें कॉमन होंगी, सिर्फ इंश्योरेंस नहीं निकलता है प्लॉट का, तो वो पॉइंट कट हो जाएंगे। बट सपोज सिक्योरिटी दी मैंने एल, मतलब एल पे चार्ज नोट कर दिया है, एल एज ए सिक्योरिटी दी है, तो इस केस में ना इसमें निकलेगा वैल्यूएशन की जगह निकलेगा सरेंडर, एल की ओरिजिनल कॉपीज, एल का बोझा, ये 3 चीजें मिलेंगी, बाकी चीजें मिलेंगी नहीं। तो उस पर्टिकुलर लोन प्रपोजल में सिक्योरिटी क्या दी है वो आपको चेक करना है। देन उस पर्टिकुलर लोन के लिए बैंक की क्या गाइडलाइन है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि बैंक की प्रोडक्ट वाइज गाइडलाइन होती है, तो वो गाइडलाइन आपको चेक करनी है कि गोल्ड लोन के लिए क्या गाइडलाइन है, व्हीकल लोन के लिए क्या गाइडलाइन है, कितना पेंशन लोन के लिए क्या गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन फॉलो हो रही है नहीं हो रही। जैसे बहुत सारे बैंक में ऐसा गाइडलाइन होता है कि आईटीआर जब आप चेक कर रहे हो कि 2 पर्टिकुलर आईटीआर में पर्टिकुलर 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो आप जब असेसमेंट कर रहे हो तो गाइडलाइन फॉलो हो रही है वो चेक करना है। देन बैंक प्रोसेस, अप्रेजल, सैंक्शन, डिस्बर्समेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, सीबीएस पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो अकाउंट एग्जामिन में आप लिस्ट ले रहे हो, एज वेल एज जो सैंक्शन में जो सीबीएस टर्म्स दिए, इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, चार्जेस कितने लेने चाहिए, मॉनिटरिंग पीरियड क्या है, ईएमआई, नंबर ऑफ ईएमआई कितने हैं, ये सैंक्शन लेटर में कितना है, और सीबीएस सिस्टम में क्या है। जैसे अपना होल प्रोसेस अगर आप चेक करेंगे तो होल प्रोसेस इज अराउंड इंटीग्रिटी एंड डाटा इनपुट। अगर डाटा इनपुट गलत है तो एनपीए क्लासिफिकेशन भी गलत होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एखादे लोन में मॉनिटरिंग दे दिया 12 महीने का, एज पर सैंक्शन नोट था 12 महीने आपको मॉनिटरिंग, मतलब 12 महीने तक कोई ईएमआई आने वाला नहीं, 13 मंथ से आपको ईएमआई आने वाला है। बट जब सीबीएस सिस्टम में फीड करा था तो 12 की जगह हो गए 22 महीने। तो एज पर सैंक्शन नोट था 12 महीने, और एज पर सीबीएस कितना हो गया, 22 महीने। तो जब तक 22 महीने होंगे और पार्टी ने अगर 1 रुपया भी नहीं भरा है तो अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग असेट, बट एज पर योर वेरिफिकेशन द अकाउंट शुड बी एनपीए। देन रिव्यू एंड फॉलोअप, प्रॉपरली रिव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है आपको। देन कमिंग टू द एनपीए, कमिंग टू द ऑडिट ऑब्जर्वेशन फॉर पर्टिकुलर एलएफआर की बात अगर मैं करूँ आपको, तो जो भी आप एडवांसेस चेक कर रहे हो, क्योंकि एलएफआर में क्या है कि एलएफआर में पॉइंट्स दिए आपको 4 स्टेप में, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, फॉलोअप, सुपरविजन इस पॉइंट में। और जब आप एक्चुअल एलएफआर जब भरने जाएंगे, ऑल एलएफआर आर नाउ कंप्यूटराइज वन, सीबीएस सिस्टम में आपको भरने पड़ते हैं, तो हर एक के एनेक्चुअर मेंशन करे रहते हैं। तो जैसे अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, द सैंक्शनिंग बियॉन्ड अथॉरिटी लिमिट, तो उसके लिए आपको एनेक्चुअल फिल करना है। तो आपको जितनी भी फाइल चेक करी, आपने सपोज 40 फाइल चेक किए, तो 40 फाइल्स के जो कमेंट्स है आपको वो सॉर्टिंग करने पड़ेंगे। सॉर्टिंग करके आप मैंने एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया है कि इतने पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या करना है, आपकी चेक जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, वो सॉर्टिंग कर लेना है। और ये सॉर्टिंग करने के बाद आपको डायरेक्टली एनएचए फिल करने में हेल्प होंगी। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि जिस तरह से एलएफआर का क्वेश्चन है उसी तरह से मैंने ये लिस्ट बनाई है। जो भी आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशन है उसको क्लासीफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, 40 अकाउंट आपने वेरीफाई किए, उसमें 6 अकाउंट में इनस्पेक्शन पेंडिंग की क्यूरीज है, तो इनस्पेक्शन इनस्पेक्शन पेंडिंग वो आपको बनाना है। इनस्पेक्शन पेंडिंग आपको बनाना है। इनस्पेक्शन पेंडिंग बनाने के बाद उसमें 6 अकाउंट लिख कर रखने हैं। अगर ये सॉर्टिंग अगर आपकी प्रॉपरली हो चुकी है तो आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो एलएफआर एनेक्चर में। तो ये इस तरह से आप रीड आउट कर सकते हो कि आपको इसमें सिर्फ ऑडिट क्यूरीज क्लासीफाई करनी है। तो ओवरऑल मैंने 16 टाइप्स दिए कि 16 टाइप में आपको जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन है उसको क्लासीफाई करो, और यहाँ से आपको डायरेक्टली बनना है एलएफआर के एनेक्चुअर। देन यहाँ पे मैंने एक सजेस्टिव फॉर्मेट भी दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिट ऑब्जर्वेशन आपको इस फॉर्मेट में क्यूरी पूछते हैं, तो आपको जो एलएफआर के एनेक्चुअर सीबीएस सिस्टम में भरना है, अगर आपका सीबीएस अकाउंट नंबर पूरा नहीं है तो वहां पे आपको बाद में वापस रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पटेल एंड कंपनी, सपोज इसका अकाउंट आप चेक कर रहे हो, उसमें ऑब्जर्वेशन मेंशन कर रहे हो, तो पटेल एंड कंपनी का सीबीएस नंबर अगर आपके पास पूरा नहीं है तो आपको वापस लिस्ट देखनी पड़ेगी और वहां से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सभी स्टाफ को, जो भी आपका जूनियर स्टाफ हो, सीनियर स्टाफ हो, जो वेरीफाई कर रहा है
उसको बोलना है कि आपको ये फॉर्मेट में क्यूरी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मेट इज सीरियल नंबर, सेकंड वन इज सीबीएस अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, टाइप ऑफ द लोन क्या है, स्टेटस क्या है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, फंड बेस्ड लिमिट कितना है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट कितना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, और ऑर्डर पोजीशन क्या है। नाउ पहले जो 5-6 प्रॉब्लम है, जो 5-6 पॉइंट्स है, वो कॉन्स्टेंट रहने वाले, बट जब आप एनएचओ फिल करेंगे इसका हेल्प आपको बाद में होने वाला है। तो आई विल सजेस्ट, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा फॉर्मेट होगा आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो भी आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द रिव्यू एंड रिन्यूअल, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि रिव्यू रिन्यूअल की प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हो रही नहीं हो रही, कौन कौन से अकाउंट पेंडिंग फॉर रिन्यूअल है। जनरली एलएफआर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 to 6 मंथ कितने पेंडिंग है, अबव 6 मंथ कितने पेंडिंग है। तो यहाँ पे एक थोड़ा मैं प्रिकॉशन बताऊंगा या फिर क्वेश्चन बताऊंगा आप सबको कि 6 महीने के ऊपर अगर आप बोलते हो रिन्यूअल पेंडिंग और एलएफआर में मेंशन कर रहे हो कि दिस पर्टिकुलर 5 अकाउंट्स आर पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू यू, क्या ये अकाउंट एनपी में जा रहे हैं, आपने चेक किया। क्योंकि वंस यू से द रिन्यूअल इज पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकाउंट एनपी में जा सकते हैं, एनपी में जाना चाहिए, आपने चेक किए नहीं किए, किए नहीं है तो फिर एमओसी इशू क्यों नहीं किया आपने। तो ऑल दिस थिंग आर लिंक। कोई भी एडवर्स कमेंट आप रिव्यू रिन्यूअल के लिए डाल रहे हो, पेंडिंग के लिए डाल रहे हो, तो उसको आपको चेक करना है एनपी में उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर रिव्यू रिन्यूअल नहीं हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर कोई अकाउंट रिव्यू रिन्यूअल टाइम पे नहीं हो रहा है तो वो 180 दिन के बाद वो अकाउंट चला जाता है एनपीए में। यहाँ पे काफी डिस्प्यूट है बैंक मैनेजर का और एज अ ऑडिटर अपना। बैंकिंग की प्रोसेस में बैंकिंग करती है शॉर्ट टर्म रिव्यू। अगर रिन्यूअल ड्यू खत्म हो गया, 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म कर दिया, अगेन 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म कर दिया, फिर भी रिन्यूअल नहीं हुआ, फिर से शॉर्ट टर्म रिव्यू कर दिया। तो बैंक शॉर्ट टर्म रिव्यू करके उस अकाउंट को रिन्यूअल करके ऑपरेशनल देती है। और जब आप इनपे चेक करने जा रहे हो तो आपको बोलती है कि हमारा शॉर्ट टर्म रिव्यू हो चुका है, तो अकाउंट इनपी में जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वेरी क्लियर गाइडलाइन है, आपको शॉर्ट टर्म रिव्यू नहीं देखना है। शॉर्ट टर्म रिव्यू है क्रेडिट अप्रेजल के हिसाब से, क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से, ये बैंक की हर इंडिविजुअल पॉलिसी होती है। शॉर्ट टर्म रिव्यू करना नहीं करना, कब करना, ये सब क्या है, बैंक की पॉलिसी है। दिस इज ओनली फॉर ऑपरेशनल एस्पेक्ट। But as far as the NPA rule is concerned, NPA are not bank wise. NPA are governed by the RBI circular. RBI क्या कहती है इसमें, तो एनपीए नॉर्म्स कहते हैं कि जब रेगुलर रिव्यू रिन्यूअल एक्सपायर्ड हो गया, उसके 180 दिन के अगर रेगुलर रिन्यूअल नहीं हुआ तो अकाउंट चला जाएगा एनपीए। तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कि रिन्यूअल जब एक्सपायर्ड हुआ है उसके 180 दिन में रेगुलर रिन्यूअल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिव्यू or short term renewal is not for our concern as far as the NPA is concerned. Then रिन्यूअल के टाइम प्रोसेस चेक करिए, बैंक ने रिन्यूअल कौन से बेस पे किया है वो देखिए। देन बहुत सी बार अगर आपको ऑब्जर्वेशन होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए ही नहीं है, बस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए और रिन्यूअल कर दिए, तो आप एडवर्सली भी कमेंट कर सकते हो, बिकॉज रिन्यूअल इज इक्वल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज कंसर्न इज सैंक्शनिंग प्रोसेस। क्योंकि सीसी अकाउंट में लिमिट सैंक्शन होती है वन टाइम, और उसको रिन्यूअल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट एंगल्स, टर्नओवर कितना है, सेल्स कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टेटेड ड्यूज क्या है, स्टॉक शिपमेंट में डीपी आ रही नहीं आ रही है, उसको रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो ये सब चीजें आपको चेक करना है। देन रोल ओवर और शॉर्ट टर्म लोन, गोल्ड लोन, एवरग्रीन। तो गोल्ड लोन में अगर बुलेट रिपेमेंट है तो आपको चेक करना है, उसको रिन्यूअल नहीं करना है आपको बुलेट रिपेमेंट को। गोल्ड लोन शुड बी क्लोज होने के बाद आप नेक्स्ट, आपको उसको नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद उसको आप वापस दो। अगर नया गोल्ड लोन सैंक्शन हो रहा है और वहां से अमाउंट डिस्बर्स होकर पुराना गोल्ड लोन क्लोज हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ एट ऑल एक्सेप्टेबल केस, इट इज कॉल्ड एज अ एवरग्रीन। तो बुलेट रिपेमेंट है, रिन्यूअल है, तो आपको ये चेक करना है सब चीजें।